नमस्कार साथियों, प्लूटो हिंदी के इस ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत है। आप सब जानते हैं कि प्लूटो हिंदी के इस मंच पर हम अधिकतर जो सेशन होते हैं, अधिकतर क्या अब तक तो जितने भी सेशन हुए हैं वो सब यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम को टारगेट बनाते हुए हमने आयोजित किए हैं। लगभग 20 सेशन हमने आयोजित किए हैं और वो सारे के सारे सेशन आपके यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की परीक्षा के लिए अत्यधिक उपयोगी है। उन सेशन को भी आपको पढ़ना चाहिए। आज से हम यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का जो दिसंबर 2025 का सेशन है उसकी पहली कक्षा या परिचयात्मक कक्षा शुरू कर रहे हैं। इस कक्षा के अंदर हम पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम पर चर्चा का मतलब ये नहीं है कि मैं पाठ्यक्रम बोल के आपको बताने लग जाऊं, ठीक है। ये चीज़ तो आप पीडीएफ के अंदर भी देख सकते हैं। हम इस क्लास के अंदर इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे इस पाठ्यक्रम को पढ़ा जाए, सबसे सरल तकनीक क्या हो कि हमें याद हो जाएं, चीज़ों का आपस में लिंक बने और इस प्रकार से लिंक बने कि हम जब भी कोई एक चीज़ भूले तो दूसरी चीज़ से हमें वो चीज़ वापस याद आ जाए। एसोसिएशन बोलते हैं, साहचर्य बनाए हुए ही चीज़ें याद होती है। और हिंदी साहित्य के अंदर इतनी ज़्यादा रचनाओं के नाम याद करने पड़ते हैं, इतनी ज़्यादा तथ्यात्मक जानकारी होती है, कॉन्सेप्चुअल भी होती है, ठीक है। तो उन चीज़ों को याद करने के लिए हमें कोई ना कोई ट्रिक्स, कुछ इस प्रकार का मानसिक संकल्पनाएं विकसित करनी पड़ेगी कि हम याद कर सकें। तो सबसे पहली बात तो यही होती है कि कैसे पढ़ें, ठीक है, किताबें क्या क्या पढ़ें जिससे कि ये चीज़ें याद हो जाए। उन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हर एक पाठ्यक्रम का जो टुकड़ा होगा उस पर कौन सी किताबें पढ़ी जा सकती है और प्लूटो हिंदी अर्थात हमारा ये मंच आपकी उस तैयारी में कितना सहायक हो सकता है। वीडियो शुरू करें उससे पहले ये मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है या हिंदी साहित्य का जो यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम है वो केवल और केवल यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम ही नहीं है। इसकी जो प्रारंभिक 4 यूनिट है, प्रारंभिक 4 यूनिट, ये चारों यूनिट हर एक हिंदी साहित्य का एग्ज़ाम, मैं हिंदी भाषा का एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत बार व्याकरण भी पूछी जाती है। मैं कह रहा हूँ हिंदी साहित्य पर आधारित कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें ये जो प्रारंभिक 4 यूनिट है जो विशाल है आकार में अपने आप में, उन 4 यूनिट से लगभग 80% कोर्स आता है। तो अगर इन 4 यूनिट्स को हम ढंग से पढ़ लें तो हम हर राज्य की, केंद्र सरकार की जितनी भी हिंदी पर आयोजित परीक्षाएं हैं उनको तैयार करने में और उनको पास करने में भी सक्षम होंगे, ठीक है। तो ज़रूरी है कि जो प्रारंभिक 4 यूनिट्स हैं उसके बारे में हम थोड़ी विस्तृत चर्चा करें, उनको याद कैसे कर सकते हैं, इन सब बातों को लेकर किताबें कौन सी होगी, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे ये वीडियो देखते हुए। शुरू करते हैं। तो पहली जो यूनिट है, आपको पता होगा 10 यूनिट है टोटल। यूजीसी नेट की जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर 10 यूनिट है। 10 में से जो 6 यूनिट है, अंतिम 6 यूनिट है, वो तो हो गए टेक्स्ट की। किसकी? टेक्स्ट अर्थात पाठ की, रचनाओं का पाठ करना होता है इसके अंदर आपको, तो वो चीज़ें तो अलग हो गई। हालांकि वो भी महत्वपूर्ण है, एनटीए तो आजकल उन्हीं से सवाल पूछ रहा है। और 4 यूनिट होती है जो है हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य और भाषा का इतिहास, अगर उसको समाकलित रूप से कहें तो जो पहली यूनिट है उसमें है हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी भाषा और उसका विकास ये पूछा गया है। तो हिंदी भाषा आपको पता है संस्कृत से किस प्रकार से, संस्कृत के बाद में वैदिक संस्कृत, उसके बाद में लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ठीक है। और फिर पुरानी हिंदी, वर्तमान हिंदी, हिंदी की 3 अलग अलग आयु हो जाती है, पुरानी हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। ये जो सारी यात्रा है इसके अंदर कहाँ कहाँ पर क्षेत्रीय स्तर पर किस प्रकार की हिंदी विकसित हुई जो आज की हिंदी के निर्माण में अत्यधिक उपयोगी रही है, इन से संबंधित जितनी भी बातें वो करेंगे। जैसे कि वर्गीकरण हो गया हिंदी का, ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, और ये जितनी भी बोलियाँ हैं या बोलियाँ कह सकते हैं या हिंदी की उपभाषाएँ कह सकते हैं, जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियाँ, खड़ी बोली, ये सारी जितनी भी हैं इन सब के बारे में हम बात करते हैं इस पाठ के अंदर। अर्थात ये पूरा का पूरा हिंदी भाषा का विकास, उसका इतिहास और उसका वर्तमान क्या है उसके बारे में बात करता है। ये भाषा का इतिहास है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने एक लगभग 3 क्या आप ये मान लो 4 घंटे की एक क्लास बना रखी है। 4 घंटे की क्लास के अंदर विभिन्न विद्वानों के द्वारा, चाहे वो भोलानाथ तिवारी हो जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा का इतिहास लिखा है और उनकी पुस्तक सबसे प्रामाणिक मानी जाती है हिंदी भाषा के इतिहास को लेकर, उनकी किताब उन्होंने लिखा हो, चाहे जॉर्ज ग्रियर्सन की कोई मान्यता हो, ठीक है, या फिर इनकी सुनीति कुमार चटर्जी की मान्यता, धीरेन्द्र कुमार वर्मा, ठीक है,
इन सब की जितनी भी मान्यताएं हिंदी भाषा के विकास को लेकर, उन सब मान्यताओं को समेटते हुए ये वीडियो बनाई गई है। बहुत ही डिटेल में, विस्तार में चर्चा की गई। उसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र के अंदर हिंदी भाषा की ब्रज वगैरह जैसे बोलियाँ हो गई, उनकी उप बोलियाँ कौन सी है, किस क्षेत्र में बोली जाती है, नक्शों के द्वारा इस वीडियो के अंदर बताया गया है। मुझे लगता है अगर आप हिंदी भाषा का इतिहास, उसका विकास पढ़ना चाहते हैं तो इन 3 या 4 घंटे के वीडियो के अंदर इस पूरे टॉपिक में से कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं है जो यहाँ से बाहर आ जाए। इसकी तो आप मान के चलो, लगभग ये मान के चलो सवाल ही नहीं है कि बाहर सवाल आ जाए कोई। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमने कर दी क्योंकि टाइम कम बचा था। हमने 20 एक वीडियो बनाए थे तो एक वीडियो ये बना दिया था। तो इस वीडियो को तो वापस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे, नेट का पूरा पाठ्यक्रम पढ़ेंगे, तो आप इसको पढ़ लो। उसके बाद में जितने भी प्रश्न आते हैं, आप एक डिटेल्ड सेशन रख लेते हैं क्वेश्चन आंसर का, तो वो अगर मिल जाएगा तो एक परफेक्ट तैयारी हो जाएगी इस टॉपिक की, अर्थात हिंदी भाषा के विकास की, इतिहास और विकास और वर्तमान रूप की। ठीक है, अगला क्या है, इस पहली यूनिट के पार्ट है हिंदी का भाषिक स्वरूप, स्वनिम व्यवस्था, ठीक है, ध्वनियों का वर्गीकरण, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, रूप रचना, लिंग, वचन, कारक व्यवस्था के संदर्भ में। अर्थात ये सारा जो टॉपिक है वो है हिंदी भाषा का स्वरूप को लेकर है, हिंदी भाषा के स्वरूप को लेकर, जिसके अंदर शाब्दिक व्यवस्था, व्याकरणिक व्यवस्था दोनों आती है। ठीक है, साथ साथ में अनुप्रयोग दृष्टि से हिंदी का प्रयोग किस प्रकार से हो रहा है, कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर होगा यहाँ पर। ठीक है, क्या प्रयोग है, हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, प्रशासनिक स्थिति क्या है, और क्योंकि हिंदी भाषा अपने साथ में एक लिपि भी लेकर चलती है, लिपि के बिना भाषा स्थायी नहीं हो सकती, तो लिपि भी बननी जरूरी है। तो मानकीकरण भी हो गया, अर्थात भाषा का मानकीकरण और लिपि दोनों का मानकीकरण, इसको लेकर एक 3 से 4 घंटे की वीडियो की ज़रूरत है। और 3 से 4 भी नहीं, 3 से 4 घंटे की 2 वीडियो बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि व्याकरण के कुछ टॉपिक बड़े हो जाते हैं। तो ये पहली यूनिट की बात हो गई। अब पहली यूनिट के लिए कोई पूछे कि किताबें क्या क्या पढ़ें, तो सबसे पहली किताब तो हमने पीछे बात कर ली थी, हिंदी भाषा का इतिहास। किसकी है हिंदी भाषा का इतिहास है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की। ठीक है, ये किताब आपको पढ़ लेनी है अगर आप पढ़ना चाहें तो, हिंदी भाषा के इतिहास के लिए। वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वीडियो मैंने बनाया है उस वीडियो के अंदर सब कुछ आ गया है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कोई विशेष असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है आपको कुछ मूल पुस्तकें पढ़नी भी चाहिए। कोचिंग आपको एक राह दिखा सकता है, तरीका बता सकता है। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद में क्या होता है, आपको भी बहुत सारी चीज़ें खुद से तैयार करनी पड़ती है। हम तो ये क्या कर सकते हैं, एक नींव बना सकते हैं ताकि आप उसके ऊपर किस किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें डिज़ाइन करनी है, वो सारी चीज़ें तो आपके बस की बात हो सकती है। ठीक है, और दूसरा है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण को अगर पढ़ना है तो उसके लिए एक जो पुस्तक है, काफ़ी क्या सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक प्रामाणिक पुस्तक वही मानी जाती है और वहीं से सवाल पूछे जाते हैं, तो वो है हिंदी व्याकरण। उस किताब का नाम भी हिंदी व्याकरण है। किसकी है कि कामता प्रसाद गुरु की। कामता प्रसाद गुरु की ये पुस्तक है। अच्छा, नाम आया ही नहीं क्या? मेरी फ़ोटो आ गई यहाँ पर, क्या नाम आएगा यहाँ लिख लीजिए। क्या नाम है पुस्तक का? हिंदी व्याकरण। अगर आप फ़ोटो लेना चाहें उसकी तो शायद यहीं कहीं पड़ी थी किताब, तो चलो जहाँ पर भी है। तो ये 2 किताबें पढ़ सकते हैं आप। वैसे भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये यूनिट भी मैं आपको क्लास के अंदर करवा दूंगा। यहाँ पर जो चैनल पर जो हमारी वीडियो क्लास होगी उसके अंदर लाइव भी करवा सकते हैं और रिकॉर्डेड क्लास वगैरह कुछ ना कुछ डाल दूंगा। तो इस यूनिट के अंदर भी आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अपने स्तर पर। फिर भी अगर आपको समय मिले तो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आपके पास में इतना समय हो कि जो मैं पढ़ाऊँ उसके अलावा भी आप पढ़ सके, तब तो ये किताबें पढ़ें। अगर ये समय नहीं है, समय का मतलब ये हो गया जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो अगर सब कुछ आप याद कर सकते हैं, उसके बाद में भी आप लगता है आपको कि यार खाली बैठे क्या करें, तो उन किताबों को भी देख लेना चाहिए ताकि आपको ये भरोसा हो जाए, हाँ इन किताबों में से प्रश्न आते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है आदमी का। ठीक है, अगला देखिए इकाई 2। इकाई 2 बहुत ही विशाल इकाई है और हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास इस एक यूनिट के अंदर दे दिया है इन्होंने।
हालांकि ये गलत बात है, इस प्रकार का इतना बड़ा इतिहास एक यूनिट के अंदर समेट देना थोड़ा सा लगता है। और 100 ही तो प्रश्न आते हैं नेट के अंदर, 150-200 प्रश्न आए तो लगे चलो इसे एक यूनिट से 50 प्रश्न आ जाएंगे, 30 प्रश्न आ जाएंगे। हालांकि 25 प्रश्न लगभग इस यूनिट से आते हैं। मेरा ये मानना है कि वैसे ये यूनिट इस बार तो सवाल ज़्यादा पूछे थे, 25 यूनिट प्रश्न यहाँ से आते हैं और 25 में से 10 प्रश्न तो आचार्य शुक्ल का जो इतिहास है उससे आ जाते हैं और 10 प्रश्न नगेंद्र की जो पुस्तक है उससे आ जाते हैं। और ये नगेंद्र की पुस्तक से 15 भी मान सकते हैं आप, लगभग इन 2 किताबों से प्रश्न आ जाते हैं अगर किताबें पढ़नी हो तो। आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास और डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित, लिखित नहीं है, ये याद रखना है। डॉक्टर नगेंद्र ने कोई इतिहास नहीं लिखा था, इन्होंने संपादित किया था। अलग अलग इतिहास लेखकों ने इसके अंदर विभिन्न अध्याय लिखे हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र का जो संपादित इतिहास है वो भी काफ़ी प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है। आचार्य शुक्ल वाला भी काफ़ी प्रमाणिक माना जाता है और आचार्य शुक्ल ने जो बात कही थी उसको कोट करके भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 2 किताबें इस यूनिट के लिए पढ़ सकते हैं आप। हालांकि जो गद्य साहित्य का इतिहास है उसके लिए बहुत सारे लोग, टीचर रामचंद्र तिवारी है, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, इनका हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास नाम से एक पुस्तक है, उसका भी रेफरेंस देते हैं कि वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की आप पुस्तक लेकर बैठ गए या कुछ मामलों में डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक लेकर भी बैठ गए तो गद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत तो इतनी ज़्यादा यहाँ पर तथ्यात्मक जानकारियाँ दी गई है। ये किताब है लगभग 1100 पेज की, हो सकता है 1100 से ज़्यादा भी हो। 2 साल हो गए मुझे इस किताब को ला के रखे हुए और मैं 50-100 से ज़्यादा पेज नहीं पढ़ पाया हूँ और ज़रूरत भी नहीं पड़ी, कभी इस किताब को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अगर आपने देखा हो तो एक दृष्टि की एक किताब आती है गाइड के रूप में, उस गाइड को अगर देखेंगे आप, गद्य साहित्य के इतिहास का जो पार्ट देखेंगे तो हज़ारों की संख्या में उसने क्या दे रखे हैं, उपन्यासों के नाम दे रखे हैं, हज़ारों की संख्या में कहानी संग्रह के नाम दे रखे हैं। इसी प्रकार से आत्मकथा, इनके कम से कम कोई 10,000 से ज़्यादा नाम दे रखे होंगे याद रखने के लिए। पॉसिबल है क्या याद रखना? किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। और जितने भी गाइड्स हैं मार्केट के अंदर, उन्होंने रामचंद्र तिवारी की किताब से गद्य साहित्य का इतिहास पूरा का पूरा तथ्यात्मक रूप से कॉपी कर लिया। संकल्पना जो उन्होंने दी है, कुछ सोच के विचार करके जो भी बात की उसको तो दिया नहीं उन्होंने, क्योंकि फिर तो वही किताब हो जाती, लेकिन नाम वहाँ से ले लेके लिख दिए वहाँ पर। क्योंकि इस किताब को आप चैलेंज कर सकते हैं कि इस किताब में देखो ये चीज़ दी हुई है, हिंदी साहित्य का गद्य साहित्य का इतिहास रामचंद्र तिवारी की किताब के अंदर। तो इस प्रकार से मतलब नहीं है इस किताब को पढ़ने का, रत्ती भर भी मतलब नहीं है, मत ही देखना। अगर देखना ही हो तो नगेंद्र का भी कुछ कुछ देख लेना, और ये भी नहीं देखना हो तो अपने वीडियो देख लेना, पर्याप्त होगा। उससे बाहर जाने का सवाल ही नहीं है। कोई जाएगा तो जाएगा। हमारा देखो, मैं अपने विद्यार्थियों को एक चीज़ कहता हूँ हमेशा ही कि एग्ज़ाम के अंदर 2 प्रकार की चीज़ें आती हैं। सबसे पहली जो सबको आती है और दूसरी जो किसी को नहीं आती। तो जो सबको आती है, जो सब किताबों में दी हुई है, वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर वो नहीं आएगी तो जो सबको आती है, जो जिसने सब पढ़ा है, उसके पीछे रह जाएंगे आप। और एक ऐसी है जो किसी को नहीं आती और किसी किसी पुस्तक में दी हुई है, और वहाँ से हम चले जाते हैं कि यार ये सवाल यहाँ से है, ये मुझे आना चाहिए। तो सरल चीज़ें तो आती नहीं है, टफ चीज़ों के पीछे भागोगे तो नहीं होगी चीज़ें। तो 70% जो चीज़ें होती है ना, वो तो मैं 2 किताबें बताऊं या 80% 70% चीज़ें तो 2 किताबों से आ जाती हैं। जैसे कि आचार्य शुक्ल के इतिहास से, डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से, 2 किताब पढ़ लोगे पर्याप्त है। रामचंद्र तिवारी वगैरह किसी को कुछ मत पढ़ना, बच्चन सिंह को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, रत्ती भर भी। ये 2 किताबें पढ़ लोगे, नेट का पेपर पास हो जाएगा, JRF क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, इतिहास दर्शन, काल विभाजन, नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं, ये सारी बात आपको पता है। काल विभाजन और नामकरण अब कितने भी लोगों के पढ़ो तो भी कम है। आचार्य शुक्ल के, डॉक्टर नगेंद्र के, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के, गणपति चंद्र गुप्त के, बच्चन सिंह के, ठीक है, इन सब के जितने भी इतिहास के नामकरण वगैरह जो भी इन्होंने दिया, सुमन राजेनेर, जितने भी लोग हैं, मोहन अवस्थी वगैरह, जो जो नाम दिए इन्होंने, उन सब के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। एक क्लास रखेंगे 3 घंटे की। मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, क्लासें गिनवा रहा हूँ कि कितनी क्लासें रखेंगे ताकि हमारा पाठ्यक्रम पूरा हो जाए। तो 3 घंटे की या 4 घंटे की इस क्लास के अंदर आदिकाल तक का जो भी चीज़ें हैं वो सारी वहाँ पर समेट लेंगे हम। क्लियर है बात? तो किताबें पढ़नी है तो आचार्य शुक्ल की या फिर डॉक्टर नगेंद्र की, और कोई किताब नहीं पढ़नी है। रामचंद्र तिवारी की तरफ नहीं जाना है। 1200 पेज की, 1100 पेज की किताब है, सिर्फ 5 महीने तक केवल यही पढ़ पाओगे और याद भी नहीं रहेगी। नहीं जाना है उधर, ठीक है। जो यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ मैं यहाँ पर पढ़ाऊँ क्लास के अंदर, सिर्फ और सिर्फ वही याद करना है और कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है।
किसी भी परीक्षा के लिए मैं ये कह रहा हूँ, केवल यहाँ नहीं, किसी भी परीक्षा के लिए। फिर आता है भक्ति काल। ठीक है, तो भक्ति काल के बारे में भी हम क्लास ले लेंगे, 1 या 2 क्लास ले लेंगे। 7-8 लोग हैं भक्ति काल के। जैसे निर्गुण भक्ति काल है, उसके अंदर 8 कवियों को याद करने की ज़रूरत है। सगुण भक्ति के अंदर 3-4 को याद करने की जरूरत। सगुण के अंदर अर्थात निर्गुण के अंदर भी हो गया, एक तो ये हो गया संत वाला, उसमें 7-8, और दूसरा हो गया सूफी वाला, इसमें भी 7-8 कवियों को याद करने की ज़रूरत है। पूरा जो भक्ति काल है उसके अंदर लगभग 50 रचनाओं को अगर याद कर लेंगे हम तो पर्याप्त होगा। 50 रचनाएं केवल और केवल। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, हमने जब भी पाठ्यक्रम पर चर्चा की है ना, हमने पढ़ना शुरू कर दिया, हमने ये कभी नहीं देखा हमें कितना पढ़ना है। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे ना हमें कितना पढ़ना है, तब तक हम उलझे हुए रहेंगे। मैं सबसे पहले यही करता हूँ, संख्या डिसाइड करता हूँ कि जब भी कोई चीज़ पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ तो संख्या डिसाइड करता हूँ किन किन लोगों को पढ़ना है, ताकि आपको पता रहे कि मुझे इतना ही पढ़ना है। पढ़ो तो कितना ही भले ही कम है, जितना पढ़ो उतना कम है, लेकिन ना कितना पढ़ना है कि एग्ज़ाम के अंदर परफॉर्मेंस भी हो जाए, रिविज़न भी हो जाए और याद भी हो जाए चीज़ें। ठीक है, तो 51 लेखक यहाँ होंगे। और जो आदिकाल की बात कर रहे हैं तो आदिकाल के अंदर तो मुझे लगता होंगे ही पूरे 15 हाँ 15 ही है। 12-13 तो मुख्य नाम है, बाकी 4-5 दूसरे मान लो, तो 15 नाम होंगे। 15 की याद करना है। इनकी रचनाएं क्या होगी, बिल्कुल इतना है कि क्लास के अंदर रटवा दूंगा, आपको समझा दूंगा इस तरीके से कि आपको चीज़ किसी भी कंडीशन में बाहर नहीं जाए। ठीक है, तो भक्ति काल के अंदर 51 रचनाओं के नाम याद करने हैं और लगभग 20 कवियों के नाम याद करना है। इतना सा करना है, जल्दी से आगे बढ़ना है ताकि आगे भी पढ़ सकें हम। अब बात करते हैं रीतिकाल की। आचार्य शुक्ल ने तो हिंदी कविता की वास्तविक शुरुआत भी यहीं से मानी थी। प्रौढ़, वास्तविक नहीं, प्रौढ़ स्वरूप जो हिंदी कविता का है, कौन सा प्रौढ़ स्वरूप, वो यहाँ से माना था। और यहाँ से मानने के कारण रीतिकाल की कविता कलात्मक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस वजह से यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। और क्योंकि रीतिकाल से हिंदी काव्य शास्त्र की भी प्रारंभ या शुरुआत मानी जा सकती है, तो ऐसी स्थिति में सवाल यहाँ से भी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो 2 क्लास के अंदर ये पढ़वा देंगे पूरा कि रीति काव्य के अंदर क्या क्या है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त जो कवि हैं उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किसने क्या किया है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है, नगेंद्र का क्या मत है, बच्चन सिंह आदि का मत क्या है वो पढ़ेंगे। उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में क्या लिखा है ये ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, उनका मत क्या है वो पढ़ेंगे, क्योंकि उससे सवाल आते हैं। ठीक है, तो 3 काल तो ये हो गए। किताबों की बात हमने कर चुके हैं। आधुनिक काल के अंदर क्या है, गद्य साहित्य अपने आप में बहुत विस्तृत है और जो पद्य साहित्य आधुनिक काल में वो भी बहुत विस्तृत है। तो आधुनिक काल पर सवाल भी ज़्यादा आते हैं परीक्षाओं के अंदर। नेट के अंदर आए ना आए, लेकिन नेट के अंदर भी आते हैं। हालांकि जो अन्य परीक्षाएं होती है, राज्य सेवाओं की जो परीक्षाएं होती है, PSCs की जो परीक्षाएं होती है, उसमें आधुनिक काल से सर्वाधिक सवाल आते हैं। और क्योंकि इसके काल विभाजन प्रवृत्तियाँ बहुत शीघ्रता से चेंज हो रही हैं यहाँ पर, तो इस परिवर्तन को भी हम पकड़ पाएँ तो ज़रूरी है कि हम हर एक जो काल है उसकी एक एक अलग कक्षा लें। तो इसकी लगभग आधुनिक काल की गद्य और पद्य दोनों की 15 कक्षाएं हो जाएगी, 2-2 3-3 घंटे की, उन सबको भी हम ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो छायावाद काव्य क्या, द्विवेदी युग क्या, देखो मैं एक एक शब्द बोल के नहीं बता रहा हूँ, कारण क्या उसका ये सब पता है आपको, सिलेबस है। हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि हम कक्षाएँ कैसे लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हम उपन्यास विधा पढ़ रहे हैं, उपन्यास के बारे में सामान्य जानकारी ली हमने, कुछ लोगों के क्या मत है वो जाने हमने, और फिर हमने उपन्यास का जितना भी तथ्यात्मक जानकारी है वो पढ़ ली। ठीक है, और फिर पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नोत्तरी कर ली, तो फिर बचता क्या है पीछे। तो ये तरीका रहेगा हमारी कक्षाओं को लेने का। ठीक है, छायावाद, जितने भी प्रगतिवाद की अवधारणा है, प्रगतिवादी काव्य के अंदर क्या क्या है, कौन कौन सी कविताएं हैं। यहाँ आपको एक बात ये भी याद रखनी है कि जो सेकंड यूनिट उसी का विस्तार फिर आगे 5 नंबर की 5 से लेकर 10 तक की यूनिटों के अंदर मिलता है। गद्य रचनाएं हो चाहे पद्य रचनाएं, कविताएं हो, सब कुछ जो सेकंड यूनिट के अंदर आया हुआ है उसका विस्तार रूप या उसका डीप रूप और गहरा स्तर मापने के लिए ही आगे की यूनिटें बनाई गई है, ताकि किसी कवि विशेष को, अगर किसी काल विशेष के अंदर कोई कवि अगर प्रतिनिधि कवि रहा है, तो उसकी जो कविताएं हैं उसकी प्रवृत्तियों के आधार पर उस काल के बारे में विद्वानों ने जो भी कहा है उसको हम काउंटर चेक कर सके कि यह सही है या गलत है उसकी बातें। ठीक है, ये बात हो गई। फिर है गद्य विधाएँ। गद्य विधाओं के अंदर देखिए उपन्यास की अवधारणा ये आ गया। फिर आगे हिंदी कहानी। तो हिंदी कहानी का वीडियो हमने बना रखा है, उसका जितने भी वीडियो हमने बना रखे हैं जिन जिन टॉपिक के, उन सब के लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको देखने में भी आसानी होगी। तो हिंदी कहानी का वीडियो बना रखा है, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा इस वीडियो से, आप देख लेना। हिंदी कहानी पूरी यूनिट है ना, जो
हिंदी कहानी के टेक्स्ट है वो भी हमने करवा रखे हैं, और हिंदी कहानी का भी वीडियो बना रखे, इसका इतिहास का भी, कोई बार नहीं जाएगा। अगला है हिंदी नाटक। हिंदी नाटक के इतिहास को लेकर भी हमने वीडियो बना रखा है, कोई भी नाटक इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, जो बचा हुआ है उसके अंदर एकांकी बचा हुआ है, एक तो टॉपिक ये बचा हुआ है, एक बचा हुआ है हिंदी निबंध। तो एक तो क्लास हो जाएगी हिंदी निबंध की, और एक हो जाएगी एकांकी की, और एक हो जाएगी उपन्यास की। तो गद्य साहित्य के अंदर 3 कक्षाएं तो ये हो गई। फिर बचती है हिंदी आलोचना। हिंदी आलोचना के बारे में हमने एक भी क्लास नहीं ली अभी तक, तो इसका जो टॉपिक है पूरा का पूरा एक क्लास के अंदर ये बता देंगे। और फिर अन्य गद्य विधाएं जितनी भी, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज, ये सब तो रटने वाली चीज़ें हैं। एक्चुअल में सीधी सीधी बात है, रटने वाली चीज़ें, इसके अंदर कुछ भी नहीं है जो हम अलग तरीके से समझे या कुछ भी करें। इनका जो पारिभाषिक शब्दावली है, जैसे कि रेखा चित्र किसे कहते हैं, संस्मरण किसे कहते हैं, यात्रा साहित्य, आत्मकथा क्या है, इनमें अंतर क्या है, उनके बारे में बात कर सकते हैं। प्रवासी साहित्य से मुश्किल से एक सवाल आता है कभी कभी, तो इसका ज़्यादा कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 कक्षाएं यहाँ पर हो जाएगी। अगला है साहित्य शास्त्र। देखिए, जो भी 2 यूनिट हुई है पीछे, 2 यूनिट में भी दूसरी यूनिट जिसकी बात करें हिंदी साहित्य का इतिहास, उसको तो हर एक कोचिंग वाला, हर एक यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है, और अंतहीन तरीके से रिपीट किया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अधिकतर टीचर केवल दूसरी यूनिट पढ़ा के हिंदी की जो फॉर्मेलिटी होती है पढ़ाने की, औपचारिकता पूरी कर देते हैं कि ख़त्म हो गया। जबकि वास्तविक बात यह है कि सवाल पहली यूनिट से भी, इस बार का अगर आपने नेट का पेपर देखा हो तो, और पिछले 2 पेपर से मैं लगातार देख रहा हूं, और मैंने अपने वीडियो के अंदर कहा भी है कि आप देखना कि हिंदी व्याकरण के प्रश्नों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। नेट जो एनटी है ना, एक पैटर्न शुरू करता है, फिर उस पैटर्न को फॉलो करता है, धीरे धीरे उसका चरम लेके आता है, और फिर उसके बाद में उस पैटर्न से हट जाता है। तो हिंदी व्याकरण वाली, अर्थात हिंदी भाषा और व्याकरण की जो पहली यूनिट है, उससे बहुत सवाल आते हैं। ठीक है, तो उन और बहुत ही टफ सवाल आने लग गए हैं। पहले तो ध्यान ही नहीं देते थे, फिर इजी सवाल पूछे, अब टफ सवाल पूछने लगे। अगली बार देखना और भी टफ सवाल पूछेंगे। तो वो यूनिट हो गई। कोई नहीं पढ़ाता होंगे पढ़ाते हैं ही, अगर पैसे ले रहे हैं तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसा पढ़ाना चाहिए वैसा अगर नहीं पढ़ाया जा रहा तो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। किसी की बुराई तो क्यों करें हम। ठीक है, तो सेकंड यूनिट सब पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सब किताबों के अंदर दिया हुआ सीधा सीधा पढ़ाने की ज़रूरत होती है। फर्स्ट यूनिट पढ़ाने के लिए आपको 10 प्रकार की किताबें पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको फर्स्ट यूनिट पढ़ाने के लिए, अर्थात हिंदी भाषा और व्याकरण, कामता प्रसाद गुरु, हरदेव बहारी, ठीक है, भोलानाथ तिवारी, जॉर्ज ग्रियर्सन का जो हिंदी भाषा को लेकर वर्गीकरण है, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, इन सब की किताबें अगर आपको पढ़नी पड़ रही है पढ़ाने से पहले, तो बहुत मुश्किल होता है कि पूरी यूनिट सही तरीके से पढ़ाई जाए। ठीक है, और मैं जब भी पढ़ाता हूँ, जितनी भी ऑथेंटिक बुक्स हैं, उन सब ऑथेंटिक बुक्स से काउंटर चेक करके चीज़ें, और क्या क्या और महत्वपूर्ण हो सकता है। हर क्लास मेरी इम्प्रूव होती है। अगर मैं आपको आज हिंदी पढ़ाऊंगा किसी भाषा को लेकर, तो अगर मैं वापस 5-6 महीने बाद में क्लास लूँगा तो वो फिर और इम्प्रूवड होगी, और ज़्यादा अच्छी क्लास होगी, अच्छी होगी, और याद रखने में भी ज़्यादा आसानी होगी। तो ज़रूरी है लगातार काम किया जाए। ठीक है, तो कह यह रहा था कि साहित्य शास्त्र और हिंदी भाषा का इतिहास और व्याकरण, ये जो यूनिट्स होती है उसके ऊपर कोई भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता। ध्यान इसलिए नहीं देता क्योंकि बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती है, तब जाके ये चीज़ें होती है। एक किताब पढ़ा देने से काम नहीं चलता। अब मैंने ये सोचा है कि जो साहित्य शास्त्र है, भारतीय शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र, उसके अंदर क्या है, काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, ये सारे टॉपिक हैं। इन टॉपिक का अध्ययन कैसे किया जाए, ठीक है, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो वो थोड़ी सी 5-7 मिनट की चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपको पता रहे कि आगे की जो कक्षाएं होंगी उसका रूप कैसा होगा, गठन कैसा होगा, संरचना कैसी होगी। ठीक है, देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र को पढ़ें हम, पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ने के दौरान हमें कुछ और दूसरी चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, जबकि भारतीय काव्य शास्त्र में कुछ और चीज़ें हैं। तो भारतीय काव्य शास्त्र के अंदर आप देखेंगे कि निम्न बिंदुओं पर बात की जाती है। सबसे पहला, काव्य के स्वरूप पर, इसके ऊपर बात करेंगे। तो इस स्वरूप के अंदर क्या आ जाता है, काव्य लक्षण आ जाता है। ठीक, दूसरा आ जाता है काव्य प्रयोजन, और तीसरा आ जाता है काव्य हेतु। ठीक है, और भी चीज़ें आ जाती है जैसे काव्य गुण और दोष। ये सब चीज़ें क्या है,
अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, और एक चीज़ है शब्द शक्ति। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अगर भारतीय काव्य शास्त्र को पढ़ने की बात करें तो इन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जितने भी विद्वान हुए हैं, जितने भी काव्य शास्त्री हुए हैं, साहित्य शास्त्री हुए हैं, इन्होंने लगभग, अगर कोई अच्छा काव्य शास्त्री या साहित्य शास्त्री है तो वो शब्द शक्ति पर भी बात करेगा, काव्य की गुण दोष पर भी बात करेगा, वृत्तियों पर बात करेगा, छंद पर भी बात करेगा, लक्षणों पर, प्रयोजन पर, हेतुओं पर, इन सब पर बात करेगा। ठीक है, जब काव्य लक्षण पर बात करेगा कोई, तो क्या करेगा, कोई शरीर पर बात करेगा, काव्य का शरीर क्या है, कोई बात करेगा काव्य की आत्मा क्या है। ठीक है, अगर कोई काव्य की आत्मा पर बात करेगा, कोई जो जिसने ठीक अध्ययन किया होगा चीज़ों का, तभी तो वो आत्मा पर बात करेंगे, नहीं तो शरीर पर भी बात करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं ना कि जो गहरा व्यक्ति होता है, जिसका स्तर अच्छा होता है, वो व्यक्ति शरीर की बात नहीं करता, वो आत्मा की बात करता है, मन की बात करता है। और जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा होता है, जिसमें इतनी गहराई नहीं होती, वो केवल शरीर की बात करता है, तो शरीर की भी बात करता है। और जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, वो शरीर और आत्मा दोनों की बात करता है। तो आत्मा पर जो बात करेंगे उससे 6 संप्रदाय बन जाएंगे। ठीक है, इन 6 संप्रदायों के बारे में भी विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग राय रखी है। क्या राय रखी है, वो सारी चीज़ें हैं। उसको पढ़ने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कर दिया हमने कि शब्द शक्ति के बारे में विभिन्न विद्वानों ने क्या कहा, ये पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर काव्य गुण और दोष के बारे में विभिन्न विद्वानों ने क्या कहा, ये पढ़ा। काव्य हेतु के बारे में क्या कहा, काव्य हेतु पढ़ाना शुरू किया, और भरत मुनि से लेकर जगन्नाथ तक, और हिंदी के जितने भी 8-10 आचार्य हैं उनको, और वर्तमान के जो आचार्य आधुनिक काल के, उनको पढ़ना शुरू कर दिया। तो काव्य हेतु कितना लंबा हो गया। फिर काव्य प्रयोजन पढ़ेंगे तो वो फिर सारे के सारे नाम पढ़ेंगे, फिर काव्य लक्षण के आधार पर। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका होता है कि हम वो लोग डिसाइड कर लें कि जिनको हमें पढ़ना है। तो मैंने जब देखा तो मुझे पता चला कि 30 संस्कृत काव्य शास्त्री को पढ़ने की ज़रूरत है। इनके बारे में अगर हमने सब कुछ पढ़ लिया, अर्थात इन्होंने काव्य प्रयोजन के लेके क्या कहा, काव्य लक्षण को लेके क्या कहा, काव्य हेतु इन्होंने क्या निर्धारित किए, गुण और दोष इनके लिए क्या मायने रखते हैं, शब्द शक्ति इनके लिए क्या मायने रखती है, अगर ये सारी चीज़ें हम प्रत्येक एक व्यक्ति की देख लें, इस तरीके से देखने का फ़ायदा क्या हो गया, एक तो हमारी एक ओवरऑल अप्रोच बनती है। उससे हमें समझ में आता है कि वामन ने काव्य को लेकर उसकी क्या धारणाएं हैं, वामन की काव्य को लेकर क्या धारणाएं हैं, उसकी अलंकार को लेकर, रीति को लेकर, ठीक है, ध्वनि को लेकर उनकी क्या क्या धारणाएं हैं। ठीक है, शब्द शक्ति को वो क्या समझते हैं, गुण और दोष उनके लिए क्या महत्व रखता है। ठीक है, इसी प्रकार से भामह के लिए क्या महत्व रखता है, कुंतक के लिए क्या महत्व रखता है। ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस व्यक्ति ने, इस काव्य शास्त्री ने क्या क्या चीज़ समझी है और क्या क्या चीज़ किस रूप में प्रस्तुत की है। तो हमारी उसके संबंध में एक अप्रोच बनेगी। और आप देखेंगे कि काव्य लक्षण जो जिस प्रकार का देता है उसका लिंक कहीं ना कहीं काव्य के प्रयोजन से भी है, और जो काव्य प्रयोजन देता है उसका संबंध कहीं ना कहीं काव्य हेतु, काव्य गुण दोष आदि से भी मिलता है, अर्थात चीज़ें आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो मेरा तरीका ये है कि सबसे पहले हम प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जो भी जानकारी दी गई है, अर्थात जिसने जो जो अपने विचार रखे हैं, उन विचारों को संक्षिप्त में लेकिन गहराई के साथ में, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हो, उस तरीके से पढ़ें। उनकी क्या क्या कोट्स हैं, क्या उक्तियाँ उन्होंने दी है, उन सबको हम पढ़ लें। फिर बाद में इनका विभाजन इस तरीके से करें ताकि जब विभाजन करने लगें तो हमें पहले से चीज़ें याद हों। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो 30 तो संस्कृत के आचार्यों को पढ़ने की ज़रूरत है, लगभग 10-12 रीतिकाल के हिंदी के जो आचार्य हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत है, और 15 एक आधुनिक, 15 ज़्यादा ही बता रहा हूँ, 10 ही मान लो। इन लोगों को, इतने लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। और जब आपको पता होगा कि इन्हीं लोगों के विचार जो भी है मुझे याद करने हैं केवल, तो फिर क्या करेंगे, सबसे सरल जो होंगे उनको याद कर लेंगे। जब याद हो जाएंगे तो दूसरे की तरफ पढ़ेंगे। तो 2-3 दिन के अंदर अगर आप लगातार इनको पढ़ोगे तो सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका मेरा रहेगा और मुझे लगता है आपके लिए भी उपयोगी रहेगा। ठीक है, तो कोई पूछे कि इस यूनिट के लिए, साहित्य शास्त्र की यूनिट के लिए कौन सी किताबें पढ़ें, तो पाश्चात्य और भारतीय दोनों को मिलाकर हम किताबें बता दूंगा बाद में। तो पाश्चात्य के जो जितने भी काव्य शास्त्री हैं, इनके लिए भी हमने एक वीडियो बना दिया है जिसमें बताया है कि किसने कौन सी किताब लिखी, क्या क्या विचार रखे, क्या क्या सिद्धांत दिए, केवल ये रखा है। इन सिद्धांत के अंदर डीपली क्या चीज़ बात कही है, गहराई से क्या बात कही है, उसके बारे में हमने चर्चा नहीं की है। तो एक वीडियो के अंदर या 2 वीडियो के अंदर
दो वीडियो का जब मैं ये कह रहा हूँ ना, तो आप ये मान के चलिए मेरी क्लास 3 घंटे से कम कोई भी नहीं होगी, अर्थात 6 घंटे की क्लास के अंदर इस पूरे टॉपिक को हम बढ़िया तरीके से समझ लेंगे। बढ़िया तरीके का मतलब ये है कि नेट के अंदर अगर सवाल आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। 2 क्लास के अंदर पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ लेंगे। अब किताबें कौन सी पढ़ें? भारतीय के लिए देखिए आप 2-3 किताबें, सबसे पहले एक तो हो गई भगीरथ मिश्र की किताब भारतीय काव्य शास्त्र की, ठीक है। हालांकि छोटी किताब है लेकिन आपको एक ओवरऑल समझ बन जाएगी क्या क्या चीज़ कैसे होती है। तो किताबें अगर पढ़ेंगे आप हर एक चीज़ की तो मुश्किल हो जाएगा चीज़ें, लेकिन फिर भी खाली समय में मुश्किल कैसे हो जाएगा, क्योंकि टाइम कम है और इतनी किताबें नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि टेक्स्ट इतने ज़्यादा लंबे, इतने ज़्यादा विस्तृत हैं कि आप किताबें जो है मूल टेक्स्ट, मूल किताबें शास्त्र को लेकर या इतिहास को लेकर वो नहीं पढ़ पाएंगे आप, ठीक है। दूसरी जो किताब है वो है सत्यदेव चौधरी की किताब। ये किताब भी काफ़ी ठीक किताब है भारतीय काव्य शास्त्र को लेकर, ठीक है। ये दो तो होगी भारतीय काव्य शास्त्र को लेकर। अगर आप ये दोनों नहीं पढ़ना चाहते, आपको लगता है ये किताबें ठीक नहीं है आपके लिए, तो आप क्लास देख लेना, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है? किताब पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए भगीरथ मिश्र की एक किताब और आती है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, ठीक है। और कैसे, जैसे ये रही भगीरथ मिश्र की किताब पाश्चात्य काव्य शास्त्र की, ठीक है। और एक आती है देवेंद्र नाथ शर्मा की, देवेंद्र नाथ शर्मा की ये किताब रही, ठीक है। ये 2 किताबें पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए पढ़ सकते हैं आप। अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते तो वीडियो देख लेना, पर्याप्त रहेंगे। इन्हीं किताबों को पढ़ पढ़ के मैंने चीज़ें समझी है, क्योंकि यही किताबें पढ़ने के लिए इन लोगों ने अपना जीवन खपा दिया पाश्चात्य काव्य शास्त्र को लिखने के अंदर। तो इन्होंने जीवन के अंदर जो कुछ हासिल किया, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की जो भी समझ हासिल की है, वो इनकी किताबों से हम देख सकते हैं, ठीक है। हम हर एक चीज़ का तो रिसर्च नहीं कर सकते, ठीक। तो ये पढ़ लेना यहाँ से, ये 4 किताबें इसके लिए उपयोगी हो गई। फिर वैचारिक पृष्ठभूमि के लिए सेम ही बात है, तो जो तीसरी और चौथी यूनिट है वो साथ में ही चलेगी दोनों, ठीक है। तो 1 यूनिट एक्स्ट्रा इसकी मान लो, और यूनिट का मतलब, क्लास का मतलब 3-3 घंटे से कम 3 घंटे की क्लास, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे टेक्स्ट पाठ्यक्रम, ठीक है। टेक्स्ट के साथ में 2 चीज़ें होती है। एक तो टेक्स्ट मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश करनी चाहिए खुद से पढ़ें, ठीक है, लेकिन नहीं पढ़ पाते हैं, तब टीचर की ज़रूरत पड़ती है कि टीचर पढ़ाए और हर एक चीज़, हर एक वाक्य का जो अंतर्निहित अर्थ है वो भी समझाता हुआ चले। कहानी के रूप में, वैसे तो कहानियाँ ही होती है हिंदी के अंदर, या कविताएँ होती है, कहानी या कविता के रूप में कविताओं और कहानियों को बताता जाए, तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये चीज़ कोशिश करना कि ये जो यूनिट है आगे की जितनी भी 5, 6, 7, 8, 9, 10 उस यूनिट्स को आप पढ़ना। इनसे संबंधित जो भी तथ्यात्मक जानकारी को लेकर प्रश्न आते हैं कि कौन सी कविता कब प्रकाशित हुई थी, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, कहानी किस पुस्तक में प्रकाशित हुई थी, साथ में और कौन सी कहानी प्रकाशित हुई थी, इसको लेकर हमने 1-2 वीडियो बना रखे हैं। उन वीडियो के लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख ले। हालांकि पिछली बार एक भी प्रश्न नहीं आया था, अब तक आ रहे थे 7-8 प्रश्न उस एक वीडियो से, लेकिन इस बार नहीं पूछा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगली बार भी नहीं पूछेंगे। और वो चीज़ ऐसी जो याद होनी भी चाहिए। अगर 2 सवाल भी आ गए इस वीडियो में से, 1.5 घंटे की वीडियो में से, तो क्या नुकसान है बताओ आप, ठीक है। तो कोशिश करूंगा कि मैं ये यूनिट पढ़ा दूं। मेरा इस बार का उद्देश्य ये रहेगा कि जो 4 यूनिट है प्रारंभिक, 1, 2, 3, 4 यूनिट, वो यूनिट मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब पर पढ़ा दूँ। अगर समय मिलेगा और फ्री रहूँगा तो ये बाकी जितनी भी यूनिट है 5, 6, 7, 8, 9, 10 वो भी पढ़ा दूँगा, ठीक है। तो ये मैं बोल के नहीं बताऊँगा। बिहारी सच्चाई, गणानंद कवित्व वगैरह आपके पाठ्यक्रम में आपको सब पता है, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो कुछ लोग बात कर रहे हैं कि यूजीसी नेट का सिलेबस, जैसे वीडियो बनाने के लिए ऐसे कह देते हैं सिलेबस, नया सिलेबस चेंज हुआ, सिलेबस अपडेट, नई चीज़ें क्या जुड़ी। क्या जोड़ेगा एनटीए नई चीज़, जब आज तक मैं देख रहा हूँ द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र, ये जो कविता है ये महादेवी वर्मा की दिखाई जा रही है अब तक पाठ्यक्रम के अंदर, जबकि सुमित्रा नंदन पंत की कविता है, ये भी चेंज नहीं कर सके वो पाठ सिलेबस के अंदर। तो फिर वो क्या उम्मीद कर सकते हैं किसी से भी आप। इसी प्रकार से नाटक के अंदर भी ये सेम सिस्टम है। कौन सा, हाँ, लक्ष्मी नारायण लाल दे रखा है, मिश्र देना चाहिए था यहाँ पर।
ये भी चेंज नहीं किया तो क्या चेंज करेंगे? ये सिलेबस तो बहुत मुश्किल होता है, चेंज करना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी कवि है, रामधारी सिंह दिनकर हो गए, चाहे नागार्जुन हो गए, खुरदर पेर। हाँ, एक चीज़ मैं आपके लिए काम की बता सकता हूँ कि जो यूनिट 5 से लेकर 10 तक जो भी यूनिट्स हैं, इसका जो मूल टेक्स्ट होता है, अगर मान लो आप किताब लेने जाओ पृथ्वीराज रासो पढ़ने के लिए, या फिर पृथ्वीराज रासो नहीं पढ़ेंगे आप, मान लो आप उपन्यास के लिए देवरानी जेठानी की जो कहानी उपन्यास है, मान लो इसकी किताब लेने जाओ तो एक किताब 100 रुपये में आएगी। फिर प्रेमचंद का गोदान आ जाएगा 200 रुपये के अंदर। अज्ञेय का जो उपन्यास है उसके 200-300 रुपये लग जाएंगे। अगर इन चीज़ों को अगर आप मूल टेक्स्ट लोगे आप मार्केट से, तो कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये की सारी किताबें आएगी। 15 से 20 हज़ार की, कम से कम बता रहा हूँ, इतनी लग जाएगा इतना पैसा। तो इतना पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा ऐप है, उस ऐप के ऊपर जितने भी ये टेक्स्ट हैं उनकी फ़ोटोकॉपी लगा रखी है हमने, PDF लगा रखी है। कारण ये है कि फ़ोटोकॉपी लगा सकते हैं, टेक्स्ट में बदल के नहीं दे सकते, कॉपीराइट का लग जाता है उसके अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि फ़ोटोकॉपी के रूप में इन चीज़ों को दिया जा सकता है। तो आप इनको हमसे मंगवा भी सकते हैं प्रिंट करवा कर फ़ोटोकॉपी के रूप में। ऐप के ऊपर अगर आप ऑर्डर देंगे तो वो आपको मिल जाएगी वहाँ से। टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। ये जो जितने भी 5 तक की 4 तक की यूनिट हैं, उसमें जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो मैं ऐसे ही अपलोड कर दूँगा वहाँ पर, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसकी PDF PPT वगैरह सब दे दूँगा आपको मैं। तो उनको मंगाने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ आपको डाउनलोड करना पढ़ना है। लेकिन उनकी बात कर रहा हूँ टेक्स्ट की। टेक्स्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यापक हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं और इतना ज़्यादा वायबल भी नहीं है पैसा लगाना। तो फ़ोटोकॉपी पढ़ सकते हैं हम, क्योंकि पढ़ने की चीज़ें हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, तो ज़रूरी है कि ये में सस्ते में भी उपलब्ध हो जाएँ। तो ऑर्डर भी कर सकते हैं आप, चाहे तो आप उसकी खुद प्रिंट निकाल सकते हैं, बराबर ही पड़ेगा आपके, या जैसा भी आपको ठीक लगे वैसे ले सकते हैं आप। तो ये आपकी मदद मैं कर सकता हूँ इन यूनिट्स के मामले में। समय मिलेगा तो जो भी शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाएंगे इसके संबंध में, उन सारी चीज़ों के बारे में हम क्लास ले लेंगे। क्या क्या प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आए उनके ऊपर भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो कुल कितने 13 उपन्यास है शायद अपने पाठ्यक्रम में, 13 उपन्यास हो गए। ठीक है, और कुल 21 कहानियाँ है अपने पाठ्यक्रम में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, नाटक कितने हो गए, नाटक भी है शायद मेरे हिसाब से 14 नाटक है, और निबंध 11 है टोटल। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ें, वैसे तो मैं आपको बताऊंगा ही, जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि जो जो अपने पाठ्यक्रम में जिस जिस रचनाकार की रचनाएं सम्मिलित है, उन रचनाकारों पर भी हमें थोड़ा सा गौर करना है। गौर करने का मतलब क्या हो गया कि कोशिश करनी है कि उनको बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ा जाए। उनके बारे में व्यापक से जो भी चीज़ें हैं, जैसे अगर कोई नाटककार पाठ्यक्रम में सम्मिलित है तो उसकी कहानियों के बारे में भी हमें देखना है। नाटक के बारे में तो देखना ही है कि कौन कौन से नाटक कब कब रचे इसने, उनकी कहानियाँ क्या है, कहानी संग्रह क्या हो सकते हैं उनके, और उन्होंने क्या क्या लिखा है, ये भी हमें थोड़ा थोड़ा देखना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा देखना है। ये कोशिश भी करनी है, वो मैं बता दूंगा क्लास लूँगा तब। ठीक है, और फिर ये निबंध हो गए, 11 हो गए निबंध, और फिर ये लगभग जो अन्य गद्य की रचनाएं, ये 15 रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये सारा पाठ्यक्रम हो गया अपने। मैंने बोल के नहीं बताया, पाठ्यक्रम की चर्चा के नाम पर मैंने केवल ये बताया है कि हमारी जो क्लासेज होंगी उनका क्या स्ट्रक्चर होगा और किस प्रकार से आपके वो उपयोगी होगी। उद्देश्य ये भी रहता है कि आपको किताबें भी बता दें कौन कौन सी अच्छी है, और क्लासों की डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए कि आपके काम में आ जाए। तो उसके बारे में चर्चा करना भी ज़रूरी है, एक तरीके से खुद का प्रचार ही है ये। ठीक है, तो प्लूटो हिंदी में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए चैनल वगैरह। ठीक है, और आज के जो टॉपिक जो क्लास थी उसके अंदर हमने क्लास तो कोई ली नहीं है, कोशिश यही की है कि आगे क्या करेंगे हम उसके बारे में चर्चा कर लें। उम्मीद करता हूँ कि हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं और यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं कल या परसों से। वैसे तो देखो क्या है, मैं सोच रहा था कि 18 तारीख से क्लास लूँ, ठीक है, लेकिन क्लास नहीं ले पाया। कारण क्या था कि अचानक से आ गया कि 22 तारीख को रिज़ल्ट आने वाला है। ठीक है, 22 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, तो मैंने सोचा कि 4 दिन के लिए फिर क्या क्लास लेनी, 22 तारीख से शुरू करेंगे, बढ़िया तरीके से महाभारत शुरू करेंगे। तो मैंने क्लास डिले कर दी। लेकिन बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, आप जब मैसेज करते हैं तो मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ, ऐसा लगता है जैसे टीचर भाव खा रहा है।
ऐसी कोई बात नहीं है वास्तव में, सिर्फ वेट कर रहा था कि 4-5 दिन में रिजल्ट आ जाएगा तो सब क्या मन से तैयारी में लग, मान लो कोई फेल हो गया हो, किसी का दुर्भाग्य रहा हो, तो वो भी तैयारी करेंगे साथ में। ठीक है, मेरा भी मन करेगा चलो अब यार नया सेशन शुरू हो गया। 4 दिन रिजल्ट के रहे, 3 दिन तो मुश्किल होता क्लास लेना, एक्चुअल बात यही है। ठीक है, एक चीज़ और भी है कि कट ऑफ के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने बात कही थी कि कट ऑफ क्या रहेगी बताइए। तो मैं ज़्यादा यकीन नहीं रखता कट ऑफ के वीडियो बनाने में, लेकिन फिर भी 2 प्रकार के डाटा होते हैं। एक होता है कि टीचर का ऑब्जर्वेशन, टीचर ने पेपर देखा और पता लगाया कि इस पेपर के अंदर किस प्रकार की चीज़ें पूछी गई है। ठीक है, तो उन चीज़ों के आधार पर कट ऑफ का डिसाइड करना, अर्थात ये मेरा तरीका हो गया, मैंने जो पेपर देखा था उसके आधार पर मैं सोच के बता रहा हूँ कि यार पेपर इस प्रकार का था, ये कट ऑफ रहनी चाहिए। एक होता है स्टूडेंट्स ने जो नंबर बताए अलग अलग चैनलों पर, वो कट ऑफ। तो हम 2 कट ऑफ डिसाइड करते हैं टीचर और स्टूडेंट के नज़रिए से। स्टूडेंट ने जो मार्क्स बताए उसके नज़रिए से बता रहा हूँ। तो मैंने तो ये देखा है कि इस बार जो पेपर आया था वो लीक से थोड़ा हटके पेपर आया था। बहुत लोग कह रहे सरल आया था, सरल भी आया था, टफ भी आया था। सरल और टफ कुछ भी नहीं होता है, बात ये है कि जो रोज़ाना पूछा जाता है उस तरीके से चीज़ें पूछी जा रही कि नहीं पूछी जा रही। तो उस तरीके से चीज़ें नहीं पूछी गई थी। कारण क्या है कि पहले क्या होता था, 5 या 6 पेज की एक PDF होती थी जिसमें रचनाओं का कालक्रम दिया हुआ होता था और जो रचनाकार हैं उनका जो जन्म वगैरह कब हुआ था इस संबंध में सारी चीज़ें दी जाती थी। अर्थात तथ्यात्मक जानकारी, बहुत ही ज़्यादा सतही और ऊपरी जानकारी वो पूछी जाती थी और यहाँ से 5-6 पेज में से 8 से 10 प्रश्न आ जाते थे। तो ये तो हो गया सरल तरीका। अगर यहाँ से पूछा जा रहा 8-10 प्रश्न तो मैं ये कहता कि पेपर सरल था। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस चीज़ से एक भी सवाल नहीं पूछा गया। ठीक है, तो एक भी सवाल नहीं पूछा गया तो पेपर लीक से हटके हो गया कि नहीं हुआ। तो मुझे तो ऐसा लगता है टफ था पेपर। इस मायने में टफ का मतलब ये नहीं है कि सवाल इस तरीके से आ जाए कि कहीं भी किताबों में नहीं दे रखे, सब किताबों में सवाल दिए हुए हैं, चीज़ें दी हुई हैं। टफ का मतलब ये होता है लीक से हटकर पेपर आना। ठीक है, तो इस मामले में टफ है, लेकिन विद्यार्थी अपने नंबर बहुत ज़्यादा बता रहे हैं तो अगर उनकी सही बात माने तो कट ऑफ ये रहेगी। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि जनरल के लिए पहले बता रहा हूँ JRF की कट ऑफ क्या रहेगी और फिर बताऊँगा नेट की कट ऑफ। जनरल के लिए मुझे लगता है जिसके भी 95 से, जनरल के लिए जिसके भी 95 से अबव नंबर है उसका JRF हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें हम नेट की तो मुझे लगता है 89 से लेके फिर तो ऊपर हो ही गया, जितना भी 89 जिसके बन रहे हैं उसका नेट हो जाएगा जनरल के अंदर। ऐसा मेरा परसेप्शन है क्योंकि मैंने इस पेपर को जैसा देखा उस हिसाब से 95 JRF या 95 से अबव जो भी अगर JRF हो जाएंगे और 89 मिनिमम होना चाहिए नेट के लिए। मेरा इस पेपर को लेकर जो परसेप्शन है उसके आधार पे बता रहा हूँ, हो सकता है ये गलत भी निकल जाए। फिर बात कर लेते हैं हम OBC की। OBC की मुझे लगता है 90 पर हो जाएगा JRF और 85 पर हो जाएगा नेट। ठीक, और फिर बचता है EWS में भी आप यही मान लो 90 और 85 का, हो सकता है 2 सवाल कम भी हो जाए इसका। 90 की जगह आप यही मानो, आप EWS का भी 1-2 सवाल का कुछ कह नहीं सकते। 90 और 85 ये तो हो गया मेरा परसेप्शन। ठीक है, अब स्टूडेंट का, कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नंबर बता रहे हैं और इतना बता रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो अगर उनकी बात सही माने तो जनरल की जो कट ऑफ है JRF की वो जानी चाहिए 102 प्लस और नेट की जानी चाहिए 95 प्लस, ये होना चाहिए। ठीक, OBC का क्या होना चाहिए 95 प्लस और ये होना चाहिए 90 पर JRF और ये होना चाहिए 95 प्लस और 90। तो ये तो होगी स्टूडेंट के परसेप्शन से या उनके व्यू पॉइंट से, जैसा कि वो नंबर बता रहे हैं उस आधार पर। और मेरा परसेप्शन है ये वाला 95, 89 नेट किसका जनरल का, 90 और 85 JRF और नेट किसका OBC का, और 90 और 85 किसका हो गया EWS का। मेरा तो ये मानना है और शायद यही रहे कट ऑफ। 22 तारीख को बात करेंगे बाकी। ठीक है, हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, हो सकता है आप गलत हो जाएँ। आपका मतलब ये हो गया जो भी स्टूडेंट जितने नंबर बता रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या अन्य प्लेटफॉर्म उन नंबरों के आधार पर बता रहे हैं, क्योंकि JRF और नेट की कट ऑफ लगभग
अप्रत्याशित रही है आज तक, तो हमेशा ही जो सोचते हैं वैसी नहीं रही है, क्योंकि पेपर सेट पैटर्न पे आता है तो बढ़ता है। आपने देखा होगा कि ये जो 2023 और 24 की लगातार जो कट ऑफ बढ़ रही है, जून दिसंबर तक लगातार पेपर के अंदर कट ऑफ बढ़ती ही जा रही है, उसका कारण क्या है कि पेपर सेट पैटर्न पे आ रहा है। ये 8-10 सवाल तो अगर एक ही वीडियो से या मान लीजिए एक ही पीडीएफ से आ रहे हैं, 5 पेज की पीडीएफ से, तो आप सोच सकते हैं 8-10 सवाल वो फ्री के हैं बिल्कुल एकदम, और इस बार एक भी सवाल नहीं पूछा गया वैसा, तो कट ऑफ मेरे हिसाब से कम जाने की पूरी संभावना है। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, प्लूटो हिंदी में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।